वो रात भी बाकी सभी रातों की तरह शुरू हुई थी। कैसी का पेंट हाउस ऐशो आराम से भरपूर था, जिसमें सर से छत तक की खिड़कियों पर लॉस एंजलिस के चमकदार शहर की परछाई दिखाई दे रही थी। सुकून देने वाला संगीत, हंसी और शैंपेन से भरे ग्लास की आवाज से हवा भर गई थी। मैं बार के पास खड़ी होकर अपनी ड्रिंक पी रही थी और शहर की रोशनी को टिमटिमाते हुए देख रही थी। मैं सोच रही थी कि मुझे यही जीवन तो चाहिए था, शॉन डिडी कॉम्स की दुनिया में एक डिजाइनर। लेकिन इतनी खुश होने के बाद भी मैं एक अजीब सी बेचैनी के साथ घूम रही थी। डिडी का आकर्षण कुछ हद तक बढ़ सकता था, उसकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत से गहरे राज छुपे हुए थे। मैं हमेशा उसकी नजरों में खुद को सही दिखाने की कोशिश में रहती, लेकिन उस रात मुझे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में मेरे लिए कुछ अलग चल रहा था। बना, उसकी तेज आवाज कमरे में गूंजने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके हाव भाव में कुछ ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने मुझे इशारे से बुलाया, उसके हाथ में शराब का ग्लास था। यहाँ आओ, उसने कहा। जैसे ही मैं पास गई, उसके बात करने का तरीका बदल गया। तुम किससे बात कर रही थी? उसने मेरे करीब आकर पूछा। क्या? मैं कंफ्यूज होकर आंखें झपकाने लगी। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? उसकी मुस्कान गायब हो गई थी और उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। मुझसे झूठ मत बोलो, वो मुझ पर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज ने पार्टी के शोर को एक पल के लिए शांत कर दिया। आसपास खड़े लोगों ने हमारी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें घुमा ली। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, सच में। उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। चलो मेरे साथ, वो फुंकारते हुए मुझे कांच के दरवाजे से बाहर ले गया। जैसे ही हम बालकनी में आए, ठंडी हवा मेरे कपड़ों से छनकर अंदर घुसने लगी। हवा बहुत ही तेज थी। हम 17वें माले की ऊंचाई पर थे और हमें नीचे के ट्रैफिक की आवाजें सुनाई दे रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे धोखा कर सकती हो? वो गुर्राने लगा। उसकी आवाज हल्की और जहर भरी थी। क्या मतलब है? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। तुम मेरे कंपेटिटर के साथ बात कर रही हो, उसने गुस्से से कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कसम खाकर कहती हूँ। उसने नहीं सुना। उसने मेरा हाथ पकड़े और मुझे आगे की तरफ धकेलने लगा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाती, उसने मुझे रेलिंग की तरफ धक्का दे दिया। ठंडी रेलिंग मेरी पीठ में चुभने लगी थी। मैं फौरन समझ गई कि मैं कितने खतरे में थी। शायद मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, उसने कहा। इस बार उसकी आवाज में सुन्न कर देने वाली शांति थी, जैसे कोई सांप डसने से पहले फुंकारता है। नहीं, मैं चिल्लाई, लेकिन शब्द मेरे गले में ही अटक गए, क्योंकि उसने मुझे बाहों से पकड़ा और ऊपर उठा लिया। अचानक मेरे पैर हवा में थे। दुनिया तेजी से झुक रही थी और मैं किनारे पर लटक रही थी। हवा ठंडी और काटने वाली थी, जो मेरे पैरों से होकर गुजर रही थी और मेरे पैर फड़फड़ा रहे थे। मेरे हाथों ने उसकी बाहों को जकड़ लिया। मेरे नाखून उसकी स्किन में गड़ रहे थे, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी आंखों की रोशनी आंसुओं की वजह से धुंधली हो गई। इतनी ऊंचाई से दिखने वाला शहर रोशनी और मौत का घूमता हुआ भंवर लग रहा था। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मुझे ऊंचाई से गिरने का डर सताने लगा। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं गिरने वाली हूँ और ये मेरा आखिरी समय है। मान लो कि ये सच है, वो गुर्राया। उसने मुझे गुड़िया समझते हुए झंझोर कर रख दिया। इस हरकत ने मुझे चीखने पर मजबूर किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं रोने लगी। मेरी आवाज टुकड़ों में निकल रही थी, लेकिन शब्द बहुत ही मुश्किल से समझ में आ रहे थे। उसके चेहरे ने किसी गुस्से से भरे शैतान का रूप ले लिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने उसे नीचे देखते हुए देखा था, जैसे वो छत से जमीन तक की दूरी नाप रहा हो। क्या वो मुझे धक्का दे देगा? मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं फिसल रही हूँ। जैसे उसकी पकड़ बदली, रेलिंग का ठंडा स्टील मेरी पसलियों में दबने लगा। मेरे पैर बुरी तरह से हिलने लगे। मेरे नाखून उसकी बाजुओं में गड़ने लगे। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। हवा की सरसराहट में और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे सिर्फ अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी, जो मेरे कानों में उल्टी गिनती की तरह टिक टिक कर रही थी। उसने मुझे झटके से किनारे पर धकेल दिया। मैं बालकनी की ठंडी टाइलों पर गिर गई। मेरा शरीर कांप रहा था। जैसे ही मैं सांस लेने के लिए कांपने लगी, मेरी छाती जोर जोर से हाँफने लगी। मेरा दिल अभी भी ऐसे दौड़ रहा था जैसे वो मेरी पसलियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उठो, वो चिल्लाया। उसने मुझे कंधों से पकड़ा और जमीन पर घसीटना शुरू किया। उसकी उंगलियों ने मुझे इतना कसकर पकड़ा था कि मेरी स्क्रीन में गड़ रही थी। उसने मुझे पीछे की ओर आंगन की कुर्सी पर धक्का दे दिया। मेरा शरीर पहले से ही कांप रहा था और इस झटके ने मुझे और झकझोर कर रख दिया। मेरा सर पीछे की तरफ झुक गया। मेरी आंखों के आगे अचानक से अंधेरा छा गया। तुम बचकर नहीं निकल पाओगी, उसने मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर आकर कहा। मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। मैं ना ही हिल पा रही थी और ना ही सांस ले पा रही थी। मेरे अंदर जो डर दौड़ रहा था, उसने मेरे शरीर को जमा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे टॉर्चर काफी देर से चल रहा हो, लेकिन फिर वो अपने पीछे दरवाजा पटकते हुए अंदर चला गया।
मैं काफी देर तक वहीं बैठी रही और ठंड को अपने अंदर समाने की कोशिश करती रही। मेरा मन उस पल को याद कर रहा था जब मैं उस किनारे से लटक रही थी। मेरी जिंदगी उसके हाथों में थी। जब मैं उस अपार्टमेंट से बाहर आई तो मेरे पैर कांप रहे थे और मुझसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन मेरे बाजुओं की जो हालत थी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। जहां जहां घाव पड़े थे वो जगह बुरी तरह से दर्द कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा चोट मेरे सम्मान को लगी थी। वो शायद उस दिन मुझे जान से मार देता। ये पहली बार नहीं था कि डीडी का गुस्सा यहाँ तक पहुंचा था, लेकिन मैंने कसम खा ली थी कि इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। उस रात तो मैं बच कर निकल गई, लेकिन अब दुनिया को उसका सच पता चलना ही चाहिए। शॉन डिडी कॉम्स को फैशन डिजाइनर ब्रियाना बैना बेंगोलिन के मुकदमे का सामना करना पड़ा, जिसने आरोप लगाया है कि 2016 में उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की और कैसी वेंचुरा अपार्टमेंट की 17वीं मंजिल पर उन्हें बालकनी से लटकाने की कोशिश की। बेंगोलिन का दावा है कि घटना के दौरान उन्हें अपनी जान का डर था, जिस बारे में उनका कहना है कि कॉम्स के साथ काम करते वक्त उस दौरान उन्हें धमकी और बुरे बर्ताव का हिस्सा बना। उन्होंने इमोशनल, फिजिकल अब्यूज और जबरदस्ती बंदी बनाकर रखने जैसे और भी आरोप लगाते हुए डिडी से $10 मिलियन के मुआवजे की मांग की है। इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए कॉम्स और भी कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मैं जस्टिन बीबर की पीआर टीम में शामिल होकर बहुत खुश था। महज 15 साल की उम्र में ही जस्टिन पहले से ही हर मोड़ पर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। लोग उसके दीवाने थे और हमने उनकी छवि को साफ सुथरा बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश की। जब मैं पहली बार पी डीडी से मिला तो मुझे पता था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। उसका आसपास होना भी आपके ऊपर बहुत प्रभाव डाल सकता था। वो हमेशा बॉडीगार्ड्स, लड़कियों और ऐसे लोगों से घिरा रहता था जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनका उससे कोई लेना देना हो। जब जस्टिन को डिडी की एक पार्टी में इनवाइट किया गया तो सभी ने सोचा कि उसके करियर के लिए अच्छा कदम होगा। डिडी एक लेजेंड था और उसके साथ घूमने से जस्टिन मैच्योर और कनेक्टेड दिखेगा, लेकिन किसी ने भी इसके बुरे प्रभाव के बारे में नहीं सोचा था। अंदर जाकर मुझे लगा कि यह सब गलत है। म्यूजिक बज रहा था, रोशनी कम थी, हर चीज से शराब और ड्रग्स की बदबू आ रही थी। लोग कांच की टेबल पर लाइन खींच रहे थे, लड़कियां सोफे पर बेहोश होकर पड़ी हुई थी और लोग बंद दरवाजे के पीछे कमरों में बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। ये सिर्फ जंगली नहीं था, ये बहुत ही डरावना था। जस्टिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। ये मुझे उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। वो घबराया हुआ था। वो ऐसा सोचने की कोशिश कर रहा था जैसे वो इस जगह का हिस्सा है, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पा रहा था। तभी डिडी आया। आ गए तुम, उसने जस्टिन को गले लगाते हुए कहा। उसने उसे हम सब से दूर कर घर के अंदर खींच लिया। मैंने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन डिडी के आदमियों ने मुझे रोक लिया। वो बिल्कुल ठीक है, आदमी ने कहा। पूरी रात ऐसी लग रही थी जैसे वो नियंत्रण से बाहर हो। मैंने डिडी को जस्टिन को एक कमरे में ले जाते हुए देखा और फिर उसका कमरे का दरवाजा बंद हो गया। जब जस्टिन बाहर आया वो काफी फीका पड़ गया था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता था। तुम ठीक हो? मैंने शांत रहते हुए पूछा। जस्टिन ने नजरें चुराकर बस सर हिलाते हुए हाँ कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ, बस थका हुआ हूँ, उसने दबी आवाज में कहा। कुछ हफ्तों बाद बदनामी से मशहूर हुए वो 48 घंटे घटे। डिडी ने कहा कि वो जस्टिन को दिखाना चाहता है कि शान शौकत से रहना क्या होता है। कोई भी ऐसा होने से रोक नहीं सकता था। डिडी बहुत ही शक्तिशाली था और जस्टिन इतना हैरान था कि कुछ भी कह पाए। 2 दिन के लिए जस्टिन गायब हो गया। ना कोई कॉल, ना ही कोई अपडेट, कुछ भी नहीं। जब वो वापस आया तो वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी। मैंने उसके साथ मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। क्या हुआ? मैंने उससे अकेले में पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। वो बस ये बहुत ज्यादा है, उसने कहा। वो रुकता ही नहीं है। और तभी उसके फोन पर मैसेज आने शुरू हुए। डिडी जस्टिन को देर रात में मैसेज करता और कहता, आज रात घर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे कर्जदार हो बच्चे। पहले तो जस्टिन ने हंस कर ये बात टाल दी, लेकिन वो बहुत ही जल्द इन सब से निराश हो गया। एक रात वो बस बैठा रहा और बिना पलके झपकाए अपने फोन को देखता रहा। क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। जस्टिन ने मुझे मैसेज दिखाए। तुम मुझे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बात मत भूलो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर चुका हूँ। इसके बाद पार्टीज और भी ज्यादा बदतर होती गई, किसी बुरे सपने की तरह लगने लगी। मैंने देखा कि लड़कियां और लड़के बेहोशी की हालत में थे और उन्हें उठाकर ऊपर ले जाया जा रहा था। कुछ आदमी डरे हुए लोगों के साथ कमरे में गायब हो रहे थे। हर जगह नशा होता हुआ देखा जा सकता था, ट्रे पर, लोगों के हाथ में, बाथरूम के शीशे पर। यहाँ तक कि लोग नशीली दवाइयाँ रगड़ने के लिए अभी स्किन को चाकू से काट रहे थे। डिडी ने जस्टिन को घसीट लिया, उसको बाकी सभी से अलग कर दिया। एक बार मैंने जस्टिन को सोफे पर अकड़ा हुआ बैठे हुए देखा और डिडी उसके बहुत करीब बैठा हुआ था। उसके कान में फुसफुसा रहा था। जस्टिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां से
निकलना चाहता हूँ। ए जस्टिन, हमें आपसे कुछ जरूरी काम है। मैंने उसे वहां से निकलने के बहाने देने की कोशिश की। डीडी ने मुझ पर ऐसे नजर डाली कि एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम बात कर रहे हैं ना, उसने कहा। उसकी आवाज हल्की लेकिन नफरत से भरी थी। जस्टिन एक ही सेकंड में वहां से उठ गया और मैं उसके पीछे चलने लगा। बाहर निकलकर उसने आखिरकार अपनी बात कही। अब मैं ये सब और नहीं कर सकता, वो आगे पीछे घूमते हुए कहने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज सख्त थी। वो हमेशा मुझे सबसे दूर करने की कोशिश करता है, वो मुझे अकेले छोड़ता ही नहीं है। तो फिर तुम जाना छोड़ दो, मैंने उससे कहा। तुम समझ नहीं रहे हो, उसने चिढ़कर कहा। वो डीडी है, अगर मैंने उसे गुस्सा दिलाया तो तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या होगा, मेरा करियर। जस्टिन डीडी से ना मिलने के बहाने बनाने लगा, लेकिन उसके मैसेजेस आना बंद नहीं हुए, वो और भी बुरे होते गए। तुम मुझे इग्नोर मत करो, तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ आना है। कभी कभी तो जस्टिन सोता भी नहीं था, वो बस अपने कमरे में बैठकर अपने फोन की तरफ देखता रहता। उसे लगता कि वो कभी भी फट जाएगा। सबर का बांध डीडी की एक पार्टी में फूटा। मैं जस्टिन के आसपास था, सभी को नशे में गिरते बढ़ते देख रहा था। एक पॉइंट के बाद डीडी ने जस्टिन का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहां बने कमरों में से एक में ले गया। मैं बाहर खड़ा रहा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जब आखिरकार जस्टिन बाहर आया तो वो बहुत बिखरा हुआ लग रहा था। उसका चेहरा फीका पड़ गया था, उसके कपड़ों पर सिलवटें पड़ गई थी और उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। हमें यहाँ से जाना होगा, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने उससे कोई सवाल नहीं पूछे, मैं बस उसे वहां से बाहर ले गया। सालों बाद जब डीडी पर लगे आरोप बाहर आए तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि आखिरकार दुनिया को सच्चाई का पता चल रहा है, जिसके बारे में हम कई सालों से जानते थे। जस्टिन ने कभी इस बारे में लोगों के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता था कि वो आज भी उससे डरता है। इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि जब उसके सामने कुछ नाम लिए जाते हैं तो वो किस तरह झिझकता है और अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। यंग जस्टिन बीबर के साथ 48 घंटे बिताने की पीडीडी की यादें उसके इतिहास में एक बहुत जरूरी हिस्सा बनी हुई है। इस बॉन्डिंग और मेंटरशिप का नाम देते हुए डीडी ने बीबर के टैलेंट और पोटेंशियल को पहले ही समझ लिया था। 2 दिन तक गहरे कलाकारों की पीढ़ियों के बीच ज्ञान, सपने और लक्ष्य के बारे में बातें हुई, जबकि डीडी के खिलाफ हाल ही में लगे आरोपों से इस तरह की मीटिंग पर भी शक जताया है। इस कहानी से मनोरंजन क्षेत्र में हो रही दखलंदाजियों पर प्रकाश डाला गया है। जहां बीबर अपने जिंदगी और काम में ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन वो वक्त भी उनकी कहानी का हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, जिसको वो भुलाना तो चाहते हैं पर कभी भुला नहीं पाएंगे। उस दिन की शुरुआत भी किसी आम शिफ्ट की तरह ही हुई। 8वें माले पर शांति थी। हॉल में सिर्फ मैं और मेरी टॉवल और साबुन से भरी हुई कार्ट दिखाई दे रही थी। मैं 807 नंबर कमरे का काम खत्म कर रही थी जब मैंने लिफ्ट के पास से आवाजें आती हुई सुनी। पहले तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उस आदमी की आवाज में कुछ तो था जो मैं सुनने के लिए रुक गई। मैंने किनारे से झांक कर देखा, ये ध्यान रखते हुए कि किसी को पता न लगे। जब मैंने उस आदमी को देखा तो एक पल के लिए मैं सहम गया। शॉन डीडी कोम्स! वो तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसके बगल में थी कैसी वेंचुरा। वो काफी परेशान लग रही थी। उसने अपने हाथ कसकर एक साथ जोड़े थे। उसकी आंखें लिफ्ट के आने का इंतजार कर रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? डीडी ने थूकते हुए कहा। उसकी आवाज नीचे थी लेकिन उससे जहर निकल रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो? कैसी ने अपना सर हिलाया। उसकी आवाज इतनी धीरे थी कि सुनाई नहीं थी। शॉन, तुम गलत हो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे झूठ मत बोल। वो इतनी जोर से चिल्लाए कि पूरे हॉल में उसकी आवाज गूंजी। मैं डर गई। उसकी आवाज में जो गुस्सा था वो आम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना आपा खो चुका है। कैसी कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन डीडी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो छटपटा कर दूर जाने की कोशिश करने लगी। शॉन, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है, उसने धीरे से कहा। उसके लोहे जैसे मजबूत हाथों ने कैसी का गला पकड़ा और दीवार का सहारा लेते हुए गला घोटने लगा। कैसी मुश्किल से सांस ले पा रही थी और फिर उसने कैसी को थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज उस हॉल में ऐसे सुनाई दी जैसे कोई गोली चली हो। कैसी लड़खड़ाई और खुद को सीधा खड़ा करने के लिए उसने दीवार का सहारा लिया। मैं उसके होठों से खून टपकते हुए देख सकती थी। उसकी फीकी त्वचा पर गहरा लाल रंग का खून था। रुक जाओ, वो रोने लगी, लेकिन डीडी ने कुछ नहीं सुना। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पागल बना सकती हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दोगी? उसकी आवाज गुस्से से लड़खड़ा रही थी। उसने कैसी को बालों से पकड़ा और उसे वापस खींच कर ले आया। कैसी चिल्लाने लगी, लेकिन उसने अपने पंजों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तुम मेरी हो, वो चिल्लाने लगा और उसने कैसी का सर दीवार पर दे मारा। उसका सर एक जोर की आवाज के साथ प्लास्टर से टकराया और खून के धब्बे छोड़ गया और वो फर्श पर गिर गए। उसके चेहरे और बालों से खून बह रहा था। मैंने हिम्मत करते हुए अपना फोन निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे और नंबर डायल करने के लिए मैं अपनी उंगलियों को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। कैसी ने लिफ्ट की तरफ रहने की कोशिश की। उसके घुटने फर्श पर खिस रहे थे। उसके हिलने से टाइल पर खून लग गया, लेकिन इस बार डीडी ने उसका पैर पकड़ लिया और वापस पीछे खींचने लगा जैसे कोई कपड़ा की गुड़िया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच कर जाओगी?
वो गुर्राया, वो अपनी पीठ के बल लेट गई और खुद को बचाने के लिए उसने अपना हाथ उठाया। प्लीज शॉन, मैंने कुछ नहीं किया। वो भीख मांगने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसके पेट में बहुत जोर से मुक्का मारा। मैंने उसके शरीर से सांस निकलते हुए महसूस की। वो मुक्के के फोड़ से आगे की तरफ झुकी और मैंने उसके मुंह से खून निकल कर उड़ते हुए देखा। वो सिसकियां ले रही थी और रोने की आवाज से ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, जिस वजह से कोई आवाज नहीं हुई। मैं आखिरकार रिसेप्शन पर फोन मिलाने में सफल हुई और मैंने फुसफुसाते हुए कहा, 8वें मंजिल पर सिक्योरिटी को भेजो प्लीज, किसी पर हमला हो रहा है। मैं छुप कर खड़ी रही। मैंने अपनी पीठ दीवार से लगा ली और कैसी को रोते हुए सुनने लगी। टेडी फिर से गुस्से में आ रहा था। वो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। कैसी ने दोबारा निकलने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी धीरे चल रही थी। लिफ्ट खुली लेकिन वो खाली थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो? उसने गुर्राते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पैरों से खींच लिया। उसके घुटने मुड़ गए और वो फिर से गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा। टीडी ने अपना पैर कैसी के पेट पर रखकर पूरा जोर लगाते हुए दबा दिया और उसके बालों को पकड़कर उसके सर को ऊपर खींचने लगा, जैसे वो उसे सच में कठपुतली की तरह तोड़ देगा। उसका चेहरा जख्मी और खून से सना हुआ था और पहचानने में नहीं आ रहा था। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कभी कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। ये सुनने में कैसा लगता है जान? टीडी ने पागलपंती की हद पार करते हुए कहा। आखिरकार सर्विस लिफ्ट खुली। 2 सुरक्षाकर्मी उसमें से बाहर निकले। सर, पीछे हो जाइए, उसमें से एक ने ऑर्डर देते हुए कहा। टीडी उनकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा था। ये मेरा निजी मामला है, जाओ यहां से, वो चिल्लाया। अभी आपका निजी मामला नहीं है, एक ने कहा। जब कैसी दूसरे गार्ड के पीछे जाकर खड़ी हुई, वो डर से कांप रही थी। उसका चेहरा सूज गया था और जगह जगह से खून बह रहा था। टीडी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन धमकी भरी थी। तुम पछताओगी, उसने सुरक्षाकर्मी से कहा। गार्ड उसे सर्विस लिफ्ट की मदद से नीचे ले गए, लेकिन उसके शब्द और आवाज मेरे कानों में बस गए। मैं तब तक छुपी रही जब तक कि वो लोग चले नहीं गए। जब मैंने हॉलवे में वापस कदम रखा तो मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे पैर जेली के बन गए। फर्श पर खून ही खून था और वो सन्नाटा दम घोट रहा था। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती। कैसी की आंखों में वो डर, उस आदमी की डरावनी आवाज, जमीन और दीवार पर खून, कुछ चीजें जिन्हें आप अपने ख्याल से निकाल नहीं सकते हैं। 2016 की एक सिक्योरिटी फुटेज में साफ तौर पर शॉन डिडी कॉम्स को लॉस एंजलिस की लॉबी में कैसी वेंचुरा पर शारीरिक हमला करते हुए देखा गया। 2024 में जारी किए गए वीडियो में एक टकराव के दौरान डिडी को वेंचुरा को घसीटते, धक्का देते और लात मारते हुए दिखाया गया है। ये फुटेज उसके मुकदमे के बाद सामने आई, जिसमें उस पर सालों से बुरे बर्ताव का आरोप लगाया गया, जिसमें इस तरह की हिंसक घटनाएं भी शामिल थीं। कॉम्स ने इस आरोप से इनकार करने की कोशिश की और दावा किया कि वीडियो में पहले हेरफेर की गई है, लेकिन फिर जब इस घटना की वजह से लोगों के अंदर का गुस्सा फूटा और इस पर कानूनी जांच का दबाव डाला तो उन्होंने लाइव आकर कैसी से माफी मांगी। उसका मतलब माफी मांगने से था, ये नहीं, ये निश्चित तौर पर एक सवाल है, लेकिन सिक्योरिटी फुटेज लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए काफी है।